आगे जाकर आराम भरी जिंदगी के लिए हम पहले से ही सजग हो जाते हैं और किसी खास गोल के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप गोल्स की रकम निर्धारित करने से पहले महंगाई को देखते हैं? क्योंकि जो रकम आपको आज बहुत ज्यादा लग रही है वो 10 से 15 साल बाद शायद बहुत कम लगे। योर मनी में आज बताएंगे कैसे करें गोल्स की प्लानिंग। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और पर्सनल फाइनेंस पर गुरु मंत्र देने के लिए आज मेरे साथ है हेमंत रुस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। पंजाब से जसप्रीत सिंह सैनी हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार जसप्रीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मैंने पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे 8 लाख रुपए कैश में पड़े हैं और मेरा गोल है कि 4 साल तक मैं ये 8 लाख को अराउंड 30 लाख तक कर सकूं, 30 to 35 लाख। तो उसके लिए मैं थोड़े इन्वेस्टमेंट प्लान जानना चाहता हूँ। ठीक है, आप इन 8 लाख रुपयों के अलावा क्या और भी निवेश कर सकते हैं? हाँ जी, मेरा एक्चुअली और 3 लाख रुपीस अभी है इक्विटी में, अलग अलग शेयरों में, जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया और कोल इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इक्विटी में है, लेकिन क्या आपकी और क्षमता है पैसे लगाने की 8 लाख से ज्यादा? हाँ जी, आई कैन इन्वेस्ट 2-3 lakhs मोर, अराउंड 11 lakhs। तो आप कुल मिला के 11 लाख रुपए तक का निवेश और कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, जो 4 साल के बाद आपको 30 लाख रुपए चाहिए, ये खास गोल के लिए चाहिए और आपको लगता है कि सिर्फ 30 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, एक्चुअली मैं अपनी मैरिज को जैसे मेन उसको रख के तो उसमें जो गाड़ी लेनी है और वो जो सब खर्चे होंगे उस चीज को। तो आपने इसमें महंगाई को भी काउंट किया हुआ है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे जितना है उस हिसाब से मैंने सोचा हुआ है, पर्सपेक्टिव रखा हुआ है कि 4 साल बाद कैसा होगा, उस हिसाब से मैंने गोल रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो काफी क्लियर हैं आप अपने गोल को लेकर और अपने अमाउंट को लेकर। हेमंत से पूछते हैं कि कैसे आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। हेमंत बहुत क्लियर है, जैसा कि इनकी बातों से भी हमें समझ में आया। ये लगभग 8 लाख रुपए इनके पास ऑलरेडी है और कुल मिला के कुछ निवेश है इक्विटी में जो मिलाकर 11 लाख रुपए इनके पास है। उसको 4 साल के लिए कहीं निवेश करना चाहते हैं ताकि इनको 30 लाख रुपए जो इकट्ठा करने हैं, जो भी गोल इन्होंने कहे उसके लिए। ऑलमोस्ट हम कहेंगे एक शॉर्ट टर्म गोल है इनका 30 लाख रुपए का। जी, एक्चुअली अगर आप 4 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है। Exactly. इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा जो है इक्विटी स्टॉक्स के अंदर है और बाकी शायद इनके पास कुछ स्टॉक्स थे जो उन्होंने अभी बेच दिए हैं, जो 8 लाख लमसम की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इनके पास समय नहीं है। देखिए, जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट गोल के लिए बात करते हैं तो इन्होंने जैसे कुछ गोल्स की बात की कि शायद शादी के लिए पैसा चाहिए या उसके जैसे कुछ और खर्चे हैं उनके पास। तो किसी भी गोल के लिए जब आप प्लानिंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जैसे सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कितना समय इनको मालूम है 4 साल का है। इनको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इनको पोर्टफोलियो रिस्की बनाना चाहिए। ये बात सही है कि 4 साल का इनके पास समय है। उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे इक्विटी के अंदर है, तो वो उनको यहाँ पे ध्यान देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल जो है आपके वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ये सोचना कि अभी जैसे अगर हम इनकी बात करें, 8 लाख का इनके पास इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख का जो शेयर्स है इनके पास, कविता मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि वो उसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख दें। और जहां तक 8 लाख का सवाल है, अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इनको ऐसी ऑप्शन देखनी पड़ेगी जहां पे रिस्क और रिटर्न के बीच में एक सही सा बैलेंस हो और साथ ही इनको रिटर्न भी थोड़ी हेल्दी रिटर्न मिले। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन इनके पास होगी अगर यहां देखें तो वो किसी बैलेंस फंड में जैसे इन्वेस्ट कर लें, ताकि जैसे उसमें 65 या 70% के करीब रहता है इक्विटी के अंदर, बाकी डेट के अंदर रहता है। तो वैसी एक ऑप्शन इनको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ 10% भी रिटर्न मान के चलूं तो वो जो 8 लाख का जो अमाउंट है वो 12 लाख बनेगा। बिल्कुल। तो जैसा मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं आप जिनके गोल जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर इनको वो गैप पूरा करना है और अगर मान लीजिए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने कहा कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना, हालांकि जो रकम जो बोल रहे हैं बहुत कम है, तो अगर मैं 10% का रिटर्न वहां भी मान के चलूं, क्योंकि हम ये ना भूलें कि जब हम 4 साल की बात कर रहे हैं, अगर हम हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है, जो एक्चुअली होल्डिंग पीरियड है, वो सिर्फ 2 साल का है, क्योंकि जो आखिरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो खाली 1 महीना लगेगा। तो उतने समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 48,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना होगा, जो गैप है। इनफैक्ट पहले इन्होंने शायद कहा था कि करीब 40 लाख के करीब इनको अमाउंट चाहिए। तो अगर हम वो कैलकुलेशन भी देखें, 10 लाख कम भी कर दें तो भी कहीं ना कहीं उनको 28 या 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 11 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट के अलावा के ऊपर 3 लाख मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, अगर वो भी यहाँ पे लेके आते हैं तो फिर भी इनको 25 या 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गोल्स को रियलिस्टिक बनाने की जरूरत है।
अब अगर शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसको बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर पाएंगे, तो अपने गोल्स को थोड़ा उनको रिवाइज करना पड़ेगा। शायद जो खर्चा करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या कुछ पैसा अगर वो फैमिली में या रिलेटिव से कुछ अरेंज कर सकें। बट उनको ध्यान रखना चाहिए कि उतना ज्यादा ना करें, क्योंकि उनके फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में अगर ये बैलेंस करके चले तब जाके इनके जो गोल है वो पूरा हो पाएगा। बिल्कुल जसप्रीत, जैसे कि आपने खुद सुना, यहाँ पे थोड़ा आपको अपने गोल्स को रिवैम्प करने की जरूरत है। अगर आप में क्षमता है, आप हर महीना 25 से 26 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए, आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो आप 8 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर और 3 लाख रुपए भी आप अगर डालते हैं तो भी आपका जो 30 लाख का गोल है 4 साल के बाद, वो फिलहाल अचीवेबल नहीं लगता है। तो हो सके तो कुछ रिवैम्प कीजिए अपने गोल्स को, थोड़े से एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाइए। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं जमशेदपुर से राहुल का सवाल। नमस्कार राहुल, गुड इवनिंग। सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा फिलहाल HDFC टॉप 200 और HDFC टैक्स सेवर में 1000 का SIP है, और मैं 2000 का SIP करना चाहता था। इसी प्लान में कंटिन्यू करो कि दूसरे प्लान चॉइस करूं? आपकी उम्र क्या है राहुल? 23 है, यानी आप काफी यंग इन्वेस्टर हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो यहाँ पे की हुई है। कोई खास गोल जिसके मद्देनजर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यस मैम, मैरिज है और कुछ फैमिली में भी पैसा देना है 6-7 ईयर्स के बाद। ठीक है, 6-7 साल का टाइम होराइजन है, लेकिन कोई खास अमाउंट जिसके लिए आपको निवेश करना है? हाँ, 1000 6 साल बाद 7 to 8 लाख का 7 से 8 लाख रुपए चाहिए आपको कम से कम 6 साल के बाद। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स तो हमें दे दी है, लेकिन आपकी निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में दे रहे हैं हम निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तगी। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं, हमने ब्रेक पर जाने से पहले राहुल का सवाल लिया था। उन्होंने अपनी निवेश के बारे में बताया था हमें। HDFC टॉप 200 और HDFC टैक्स सेवर में उन्होंने निवेश किया हुआ है। 2000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं, साथ ही 25,000 रुपए लमसम निवेश भी करने की इच्छाएं रखते हैं। 6 साल के बाद इन्हें लगभग 7 से 8 लाख रुपए चाहिए घर में अपनी फैमिली को देने के लिए, या ये शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हेमंत से जानते हैं कि ये अपनी निवेश रणनीति कैसे अपना सकते हैं, या क्या निवेश रणनीति इनको अपनानी चाहिए। हेमंत 23 ईयर ओल्ड हैं राहुल, मेरे ख्याल से काफी यंग इन्वेस्टर हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि इन्होंने अपनी निवेश की तो शुरुआत कर दी है। यहाँ पे गोल्स कितने भी रियलिस्टिक हो या ना हो, बट आई थिंक ही एटलीस्ट स्टार्टेड ऑफ विद हिज इन्वेस्टमेंट्स। नहीं, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कविता, बिकॉज हम लोग करते क्या है, जब हम यंग होते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ऑफकोर्स करनी भी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो प्रोसेस जो चुना है वो प्लान कर रहे हैं, वो हमेशा अच्छा रहता है। आप बिना किसी प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको मालूम नहीं कितना पैसा चाहिए, क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि 6-7-8 साल का समय है इनके पास। तो ये एक बहुत क्लियर है कि टाइम होराइजन का क्या है, इनको मालूम है गोल इनका क्या है। आई थिंक जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करने के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। इनके पास 2 इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने कहा एक HDFC टॉप 200 है, एक क्वालिटी फंड है, ज्यादातर पैसा इसका लार्ज कैप में, कुछ पैसा थोड़ा मिड कैप में जाता है। तो आई थिंक वो फंड में तो डेफिनेटली ये बने रह सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा इनके पास HDFC टैक्स सेवर है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स टैक्स सेविंग फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है वहां पर रिटर्न थोड़ा अच्छा है, 3 साल का लॉक इन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल ने ये सोच के एटलीस्ट इन्वेस्ट नहीं किया होगा। हम राहुल से पूछ लेते हैं, राहुल आपको HDFC टैक्स सेवर किसने रेकमेंड किया था और किस उद्देश्य से आपने इसमें निवेश किया है? मैम, हम लोग टैक्स सेविंग के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट किए थे टैक्स सेविंग। बिल्कुल, क्लियरली टैक्स सेविंग के पर्पस। बिल्कुल ठीक है राहुल, अगर आपने उस पर्पस से इन्वेस्ट किया तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। अगर मैं टॉप 3 या 4 फंड देखूं ELSS कैटेगरी में तो ये फंड है। तो ये दोनों फंड के अंदर शायद 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो कर सकते हैं। इन्होंने कहा 2,000 रुपए ये ऑन इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6-7-8 साल का समय है, तो मुझे लगता है अगर चाहे तो, क्योंकि यंग है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो इक्विटी जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए
वॉलेटिलिटी तो रहेगी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी काफी हद तक टैकल कर सकते हैं। तो 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें से एक फंड देख सकते हैं, ये IDFC प्रीमियर इक्विटी देख सकते हैं या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, इन दोनों में से एक फंड दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा शायद 25,000 रुपए ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप कैपिटल का रिस्क नहीं लें। बिल्कुल, यानी इक्विटी तो रूल्ड आउट हो गया है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल रूल आउट है। अब इनका जो डिसीजन है कहाँ जाना चाहिए, उनको डेट में जाना चाहिए, डेट में बिल्कुल जाना चाहिए। डेट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है इनके पास। एक शॉर्ट टर्म इनकम फंड रहते हैं, जैसे टेम्पल्टन इनकम शॉर्ट टर्म फंड है, वो चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जो इनका जो फैसला है वो कुछ हद तक उनकी जो टैक्स एफिशिएंसी की जरूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 3 साल तक का लॉक इन हो चुका है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा अभी 3 साल तक आपको नॉन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, मान लीजिए 30% में है, तो आपके लिए एक आर्बिट्राज फंड जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ है, उसमें कहीं भी इक्विटी में एक्सपोजर ओपन एक्सपोजर नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि वो टैक्स पर्पसेस के लिए वो एक इक्विटी फंड है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद मिलेगा। हालांकि उसमें रिटर्न या शायद 6-7% का मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपको टैक्स नहीं पे करना है तो आपको वहां पे वो बेहतर रहेगा। अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में 10% वगैरह में, तो जैसा मैंने कहा आप वहां पे शॉर्ट टर्म फंड को देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको एक फंड का नाम बताया है, वहां पे अगर देख लें तो सही। क्योंकि देखिए कविता, वहां पे क्या है, आप अपना टाइम हराजा नहीं बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, जस्ट बिकॉज आपको टैक्स बेनिफिट लेना है। आप बहुत क्लियर है कि आपको 1 ही साल का समय है। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप आर्बिट्राज फंड देख सकते हैं। अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में 10%, तो जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म इनकम फंड को देख लीजिए। इन फंड्स में ये बात सही है कि टैक्स एफिशिएंसी उतनी नहीं रही है, लेकिन जो पोटेंशियल है, जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है बैंक एफडी वगैरह से ज्यादा रिटर्न देने का, वो अभी भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इन्वेस्टर्स को इनकम फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, यानी इनके गोल अचीवेबल है इस निवेश रणनीति से। हाँ, मुझे लगता है 4,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर 8 साल इन्वेस्ट करते हैं तो करीब 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तो तकरीबन 3 या 4 साल उनको गेन मिल जाएगा वहां पे। 7-8 साल का अगर लाख इनका गोल है तो वो इनके इस इन्वेस्टमेंट से पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल, अगर हो सके तो अपने निवेश को भी बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपनी निवेश भी बढ़ानी है। आपके 2 फंड्स जो आपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे और 2 फंड्स के नाम आपको बता दिए गए हैं हेमंत के जरिए, IDFC प्रीमियर इक्विटी या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। दोनों में से किसी एक में आप जो एडिशनल 2,000 रुपए डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और आर्बिट्राज फंड भी एक ऑप्शन है अगर आप 25,000 रुपए का लमसम निवेश करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं बैंगलोर से नेहा का सवाल। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। और हेमंत, इनकी उम्र है 25 साल और ये अनमैरिड हैं। अपने लिए बेसिकली घर खरीदना चाहती हैं, तो हमसे पूछ रही हैं कि क्या ये लोन ले सकती हैं या नहीं। कुछ डिटेल्स अपनी दी हैं इन्होंने, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, जैसे कि इनकी सालाना आय है 4,25,000 रुपए और हर महीना ये बचाव लेती हैं लगभग 25,000 रुपए। अब इन्हें कितने का घर खरीदना है और कितने का लोन मिल पाएगा, उसके हिसाब से हम इन्हें बता पाएंगे। उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है और कितने साल तक ये EMI कंटिन्यू कर सकती हैं उसकी भी कुछ खास डिटेल्स नहीं दी हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम कैसे लेहा की मदद कर सकते हैं। देखिए कविता ने कहा कि इनकम जो है 4 लाख रुपए, तो मुझे लगता है लोन मिलने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे। अब इनको जब हम होम लोन या घर बनाने की बात करते हैं तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको देखने हैं। एक तो ये कि हम किस तरह का घर खरीदना चाहते हैं, उसकी लागत कितनी है और कितने समय के बाद लेना चाहते हैं। कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बैंक्स हैं वो तकरीबन आपको उस लागत का 80% आपको लोन देंगे। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जब हम 80% की बात करते हैं, जब घर के लागत की बात करते हैं, तो जो मेजर एक्सपेंसेस हैं 2 जो हमें खर्चा करने पड़ते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, उसको बैंक उसमें शामिल नहीं करते। तो जब भी आप घर खरीदने की बात करें, जब भी आप होम लोन की बात करें, 2 चीज का ध्यान रखिए। एक तो ये कि 20% आपको अरेंज करना है मार्जिन मनी। दूसरा, ये 2 खर्चे जो हैं ये बैंक उसमें शामिल नहीं करेगा। तो ये तीनों का आपको इंतजाम करना है, मार्जिन मनी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो अगर ये पहले डिसाइड कर ले कि किस तरह का घर लेना है, कितनी उसकी लागत है, और उससे उनको पता चलेगा कि मेरा कितना लोन मुझे लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी नेट सैलरी कितनी है। ज्यादातर बैंक जो है 50 या 60 टाइम्स आपकी जो नेट सैलरी है उसका आपको लोन देंगे। तो जैसा मैंने कहा वो दोनों आपको देखने पड़ेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि कुछ पैसा है ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो जो इनका जो घर के लिए पैसा है उस पर इस्तेमाल कर सकें। वहां पे भी हमेशा, चाहे वो घर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना हो या किसी भी गोल के लिए इन्वेस्ट करना हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम होराइजन पता होना चाहिए। अगर ये बात कर रहे हैं 2 या 3 साल के बाद घर लेने के लिए,
तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी रूल आउट करनी पड़ेगी हमको। ज्यादा से ज्यादा वो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, हाँ। या फिर इनको इनकम फंड के तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर इनके पास ज्यादा समय है तो फिर एक और एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि अगर ये 5 या 6 साल की बात कर रहे हैं तब घर की लागत शायद जितनी आज ये सोच रहे हैं उतनी रहेगी। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा, इन्फ्लेशन को इनको देखना पड़ेगा या कितनी लागत बढ़ सकती है वो भी देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारे एस्पेक्ट्स को देख के ही आप सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पास जो पैसा है वो पूरा है कि नहीं, या आपको कितना लोन मिल पाएगा। एक साइड से आपको पता है क्योंकि आपकी इनकम फिक्स है, लेकिन आपका जो घर की लागत है अगर वो आपको नहीं पता है तो वो सब चीजों को देख के ही आप सही तरीके से। साथ ही ये सस्ता लोन कहाँ से मिले ये भी पूछ रही हैं। देखिए वो तो अगर ये किसी बैंक के पास इनके रिलेशनशिप है, पहली प्रेफरेंस तो वहां पे होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप 2-3 बैंकों से पता कर लें, क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको अट्रैक्टिव रेट मिल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में। तो एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक देख लें, दूसरा अगर आप अपने बैंकर के पास जाएंगे तो फायदा ये है कि उनको आपकी ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री मालूम है, तो आई थिंक उनका कहीं ना कहीं वो कंफर्ट रहता है। अगर आप सैलरीड हैं और आपका सैलरी अकाउंट उनके पास है तो आपकी हर महीने सैलरी वहां पे आ रही है, तो उनको मालूम है कि इनकम में रेगुलरिटी है, आपकी जॉब कहीं ना कहीं तरीके से सेफ है। तो आई थिंक उनसे पहले बात करें। हाँ, अनलेस वो बैंक आपको सही तरीके से इंटरेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं तब आप दूसरे बैंक के पास जाएं। अदरवाइज जिस बैंक से आपका रिलेशनशिप है वहां से पता करें। अगर रेट जो है वो अच्छा रेट है तो आई थिंक डेफिनेटली उनके साथ उनको जाके लोन के लिए ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल नेहा, तो अगर आप हमें सुन सकती हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल्स की कमी की वजह से आपको हम प्रिसाइज राय तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ आप कैसे लोन ले सकती हैं, कहाँ से ले सकती हैं, इसका जवाब हमने आपको दे दिया है। इन केस आप अपने सवाल को थोड़ा सा और क्लियरली उसका जवाब चाहती हैं तो फिर से अपना सवाल हमें भेज सकती हैं कुछ और डिटेल्स के साथ जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका स्वागत है। फिर से हम कर रहे हैं आपकी गोल प्लानिंग में मदद और मेरे साथ बने हुए हैं फाइनेंशियल प्लानर हेमंत उस्तिगी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पुणे से प्रमीत का सवाल। गुड इवनिंग प्रमीत, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, मैंने आपको डिटेल दिया था। हाँ हाँ, मेरा इन एंड जो इनकम है वो 60,000 है पर मंथ। हाँ हाँ, तो अभी मैंने कोई वैसे इन्वेस्टमेंट किया नहीं था पहले। मेरे पास लिक्विड मनी कुछ है 5 लाख का। ठीक है। और मेरा अभी जो मैंने 2 प्लान किया है, एक अभी आई ग्रोथ का और एक आई मैक्सिमाइज एगॉन रेलिगर का। हाँ, जिसमें मैं एगॉन रेलिगर में 22,500 पर मंथ जी, एंड अविवा आई ग्रोथ में 4,700 रुपए पर मंथ वो अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और 10,000 इन रिलायंस कोई एक गोल्डन फंड है उसमें कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे ये जानना था कि मतलब मेरे रिक्वायरमेंट मैंने वहाँ पे लिखा था कि मुझे आफ्टर 20 इयर्स में भी 50 लाख से अराउंड और आफ्टर 30 इयर्स और 25 इयर्स 1 करोड़ अराउंड चाहिए। तो उसके लिए मुझे किसमें और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आप एडिशनल अमाउंट कितना और इन्वेस्ट कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ अभी मेरा कुछ पर्सनल लोन चल रहे हैं जो कि दिसंबर में मेरा क्लोज हो जाएगा। तो मैं दिसंबर में पर मंथ जो है 15,000 अराउंड इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 15,000 मोर। मुझे बताइए, आपका म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में कोई एक्सपोजर है? आपने सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ही निवेश की रणनीति बनाई है, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, एक्चुअली मैं आपका समझ नहीं पाया बात। कैन यू प्लीज कम अगेन? बिल्कुल, आपने जो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई है उन्हीं में ही निवेश किया है, क्या आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है? जी नहीं, और कोई नहीं किया है एक्चुअली। ये कोई टर्म प्लान आपके पास है अपने लिए? पार्डन? टर्म प्लान है आपके पास? टर्म प्लान नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं प्रमीत। जैसे कि हेमंत आपने भी सुना, इनके पास क्लियरली एक टर्म प्लान नहीं है और मेरे ख्याल से यूलिप्स और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्होंने प्लान्स ले लिए हैं। अप्रोच थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से सबसे पहले इनको एक टर्म प्लान रेकमेंड करना चाहिए ताकि इंश्योरेंस का जो पर्पस है प्रोटेक्शन का वो पूरा हो जाए। जी कविता, बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने प्लानिंग करने की कोशिश तो की है, इन्होंने प्रोडक्ट भी लिए हैं, बट मुझे लगता है सबसे पहले इनको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ इंश्योरेंस कवर। इनके पास जो अभी तक
जो प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के, इन्होंने इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे लिए हुए हैं। एक रिटायरमेंट प्लान है और एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर ऑप्शन है अगर आप चाहें तो, जैसे रिटायरमेंट में या आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें तो आपको जो है रिटर्न वहां पे बेहतर मिल सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहीं भी अपने लिए कोई रिस्क कवर नहीं दिया। अगर इनको कल कुछ हो गया तो इनकी फैमिली के लिए कहीं किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो परमीत मुझे लगता है आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान इसलिए क्योंकि एक तो प्रीमियम उसमें कम है और जितना आपको इंश्योरेंस चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ये तकरीबन आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसका 10 गुना होना चाहिए। ये बेसिकली एक थंब रूल है, क्योंकि इनके पास एक पर्सनल लोन है, शायद वो रीपे कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी तो कोई है नहीं, तो एटलीस्ट ग्रॉस इनकम के हिसाब से जाएंगे तो वो इनके लिए बिल्कुल सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए है कि हेल्थ इंश्योरेंस। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात नहीं की है, तो मुझे लगता है कि ये दो एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर ये कर ले तो एटलीस्ट वो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पूरा हो जाएगा। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, यहाँ पे इन्होंने कहा 2 गोल है इनके पास, एक का टाइम होराइजन 20 साल और एक का 25 साल है। तो ऐसे में डेफिनेटली आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले यहाँ पे, तो पहले गोल के लिए इनको 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और दूसरे गोल के लिए 6,000। कुल मिला के प्रमित आपको 9,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसा आपने कहा कि आपके पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता जहां तक इन 2 गोल्स का सवाल है कोई भी इनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं पहली बात इनके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं। 25 साल के बाद अगर ये बात कर रहे हैं 1 करोड़ की कॉर्पस की रिटायरमेंट वगैरह के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो पूरा पड़ेगा। तो ये एक डेफिनेटली उनको एक एस्पेक्ट डेफिनेटली उनको देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ फंड्स के नाम रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, अगर इक्विटी फंड में बात करें, 2 फंड हमने अभी बात की, IDFC प्रीमियर इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, और 2 और फंड मैं इनको बोल रहा हूँ, HDFC इक्विटी फंड और ICICI फोकस ब्लू चिप। ये 4 फंड है, इनमें से 2 या 3 फंड से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे पूरे टाइम में तो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा प्रमित अपने निवेश में, और साथ ही 15,000 रुपए जो आप दिसंबर से निवेश कर सकते हैं उसको जल्द से जल्द शुरू कीजिएगा। आपकी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे अपने निवेश को भी आप बढ़ाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।